देश अपने आंतरिक उलझनों से उलझा हुआ है। बिहार का चुनाव हुआ, अभी एसआईआर शुरू है, लेकिन इसी बीच एक जो घटना सामने निकल के आई है, संघाई एयरपोर्ट पर भारत की एक नागरिक, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेन वांगजांग फेंगरू को रोक लिया चीनी अधिकारियों ने। उसका पासपोर्ट था अरुणाचल प्रदेश का, उसका जन्म स्थान लिखा था जांगनान, अरुणाचल प्रदेश। चीन को इसकी आपत्ति है। चीन जांगनान को अपना हिस्सा मानता है, उसको दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। बार बार चीन अपना दावा पेश करता रहता है अरुणाचल प्रदेश पर, और भारत की तरफ से माकूल जवाब नहीं दिया जाता है। चीन हमारी तमाम सीमा रेखाओं पर, चाहे लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, जहां तहां वो अपने दावे करता रहता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कोई आया है, कोई नहीं आया है, क्या क्या करके स्टेटमेंट देते रहते हैं। यहाँ एक नरेशन गढ़ा जाता है कि हमारा शत्रु केवल पाकिस्तान है और पाकिस्तान से एक छद्म युद्ध छेड़े हुए हैं, जबकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है, चीन को लेकर के खड़ा होता है। इस संकट को हमारे खास करके समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे फर्नांडीज हो, या मुलायम सिंह यादव हो, इन्होंने बार बार आगाह किया कि हमें सावधान रहना चाहिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरा चीन की तरफ से हो रहा है। लेकिन आज ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात से, तो बार बार कहते थे लाल लाल आंख दिखा के बात करनी होगी। वो लाल आंखें इनकी कहाँ चली गई हैं? धंधा पर धंधा करते चले जा रहे हैं चीन से। और इस तरीके की गंभीर घटनाओं में अभी 18 घंटे डिटेन किया गया उस अरुणाचल प्रदेश की अपनी भारतीय नागरिक को। वो लंदन से जापान जा रही थी, वाया चीन, वाया संघाई जा रही थी, उसको डिटेन कर लिया गया। उसका अपराध क्यों यही था, उसको कहा गया कि आपका पासपोर्ट अवैध पासपोर्ट है, क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश आप देखिए, जबकि जांगनान तो चीन में है, चीन में आता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां हैं कि इतने गंभीर राष्ट्रीय संकट की अनदेखी की जा रही है हमारे यहाँ से, और इस पर बार बार हमारी सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की पहल नहीं होती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ये पूर्व प्रोफेसर और डायरेक्टर पश्चिम एशियाई केंद्र के प्रोफेसर ए के पासा जी। आपका स्वागत है पासा जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलिस्तीन सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव फिलिप मुठीपुर, और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप भी प्रोफेसर रहे हैं। और अभी आप पासा जी, आपकी टिप्पणी। जी जी धन्यवाद तिवारी जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है शंघाई एयरपोर्ट में, जो भारतीय महिला अरुणाचल प्रदेश से जो संबंध रखती है, जो कि अभी फिलहाल इंग्लैंड की वहाँ सिटीजन ये रेसिडेंट है। तो वो अपने काम से ओसाका जा रही थी शंघाई होते हुए, जहाँ 12 घंटे का उसका ट्रांजिट था। तो ये हालांकि ऐसे कई घटनाएं होते रहती हैं पूरे दुनिया में, ट्रांजिट में जो जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये वाहिद घटना जो है, ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे चीन में ही नहीं, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस जो है सिर्फ भारत चीन ताल्लुकात पे ही नहीं, लेकिन ब्रिक्स पे, भारत अमेरिका के रिलेशंस पे, और इस क्षेत्र में जो स्टेबिलिटी होना है, जो कि तनाव बहुत सदियों से भारत चीन के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो इसको लेके जो है सिर्फ भारत में चर्चा नहीं हुई है और एमईए के प्रवक्ता का रिएक्शन नहीं हुआ है। मैं देख रहा था अमेरिका में भी इसको काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। मैं उस पर थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन ये जो बार बार चीन अपना दावा दोहराता है अरुणाचल प्रदेश को लेके कि वो जुनूबी तिब्बत का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, जो कि ये जांगनान के नाम से पुकारते हैं अपने मैप्स में, अपने टेक्स्ट बुक्स में वगैरह। तो इन्होंने सिर्फ वो स्टेट का नाम ही नहीं इस तरह
जिक्र किया, लेकिन पूरे खलियों को और टाउन सिटीज को जो है अपने मैप में अपने अपने नाम देके उनके मैप में ये उनका चीन का हिस्सा है बोल के बहुत अरसे से बताते आ रहे हैं और दावा भी करते आ रहे हैं, जो कि हम रेफ्यूट करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये दो चीजों से जुड़ा हुआ है। एक तो उनका पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम है, और दूसरा जो है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर चीन से होती हुई अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो बांग्लादेश होके बे ऑफ बंगाल में जाती है, वहाँ कई सालों से चीन जो है ब्रिजेस और डैम्स बना रहा है पानी वहाँ स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक रीजंस वगैरह वगैरह को लेके। तो उससे भी भारत और चीन के बीच में अरुणाचल को लेके तनाव हुआ है। और जैसा कि आपने जिक्र किया डोकलाम और सिक्किम बॉर्डर के करीब लद्दाख में वगैरह सब, ये पूरे 5,000 किलोमीटर के बॉर्डर में कहीं ना कहीं झड़प होती रहती है और मीटिंग होते रहते हैं और सुलह सफाई भी होते रहती है। और भारत पे प्रेशर भी आता है कि चीन इतने इलाकों में कब्जा कर लिया है और कंटोनमेंट, मिलिट्री कंटोनमेंट, एयर बेसिस वगैरह सब बना रहा है। लेकिन मैं ये बायलैटरल डिस्प्यूट टेरिटरी पे और रिलेशंस पे दो नजरियों से देखता हूँ। एक तो जब भी भारत अमेरिका ताल्लुकात नजदीक होते हैं तो चीन का इमीडिएट रिएक्शन होता है, चाहे वो अरुणाचल में हो या लद्दाख में हो या बॉर्डर रीजन में हो या सिटीजनशिप को लेके स्टेपल करना वगैरह वगैरह। हालांकि प्रधानमंत्री ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट मीटिंग दो टांजान में हुई अगस्त में, उसमें गए थे। उसके बाद उसके रिलेटेड वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे और एयर सर्विसेज और वीजा फॉर्मेलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए और पीपल सेंट्रिक्स इनिशिएटिव बहुत सारे लिए पिछले कई महीनों में। और डायरेक्ट सर्विसेज भारत से भी प्राइवेट एयरलाइंस और चाइना के भी आते रहे। तो लगता ये रहा था कि रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड रखता है चीन से। लेकिन जब भी हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं अमेरिका के साथ रिलेशंस को सुधारने के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज से एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो भारत पर दबाव चीन का बढ़ता जाता रहता है और हम दोनों तरफ से खींचे जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि हम उनसे करीबी ताल्लुकात रखें चीन के खिलाफ, और चीन भी हम पे दबाव डालता है कि आप नॉन अलाइंड रहिए अमेरिका के साथ, हमारे खिलाफ मत स्ट्रैटेजी में अमेरिका का साथ दें या वेस्ट का साथ दें। तो हम जो है पिछले कई सालों से ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका और चीन। और हमको ये भी पता है कि चीन जो है पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर रहा है और पीओके में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी काफी तेजी से रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है हम चीन से अच्छी ताल्लुकात दोस्ती के लिहाज से आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करना है, देश के साथ रहना है और अमेरिका को भी एक इशारा देना है कि हम तुम्हारे इन्फ्लुएंस में 100% नहीं आना चाहते हैं। रूस भी हमारा दोस्त है और चूंकि रूस और चीन भी काफी गहरी दोस्ती रखते हैं, अब एक रिलेशनशिप बढ़ रहा है नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया और ईरान का। तो वर्चुअल अलायंस हो गई है वेस्ट के खिलाफ थ्रू ब्रिक्स। और अभी देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में भी डोनाल्ड ट्रंप वहां नहीं आके, आसियान समिट में भी नहीं आके, G7 में भी कनाडा में मोदी के साथ मुलाकात नहीं हुई। इन सबको अगर आप बारीकी से देखें तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर चाइना और इंडिया अमेरिका चाइना को लेके हम जो है पिसे जा रहे हैं। हम अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमें
इन सब से बच के भी रहना पड़ता है। ये दोस्ती के नाम पे जो है चीन भी हमको बार बार डराता रहता है और अमेरिका भी पाकिस्तान के जरिए अब प्रेशर डालने लगा है। तो इस सब को हम ये इंसिडेंट मामूली नहीं समझना कि हम पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में साउथ एशिया में स्ट्रगल फॉर पावर और पाकिस्तान और चीन मिलके क्या करना चाहते हैं। अब बांग्लादेश और चीन मिलके भी क्या करना चाहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी मिलके हमको कैसा घेरना चाहते हैं। तो इन सब मामलों को लेके गहराई से हमें फूक फूक के आगे चलना है, मेरा ये मानना है। जी, कि जो अब तक की घोषित विदेश नीति थी, अपना गुटनिरपेक्ष नीति थी, लेकिन उस पर न चलते हुए फिलहाल मौजूदा सरकार कुछ ऐसे हथकंडे अख्तियार करती है जिसमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उतरा गया है। और ऐसी हालत में जब जब ये महाशक्तियां आपस में ही सत्ता संघर्ष कर रही हों, तो उस समय भारत को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। लेकिन ऐसी हालत में चीन से हमारे बेहतर संबंध भी हम बनाने की कोशिश करते हैं और बार बार इस तरीके का दबाव आता रहता है। इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र सिंह सोनी जी, आपका स्वागत है। और जुड़े हैं ये डॉक्टर सुनीलम। हम चाहेंगे डॉक्टर सुनीलम अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा करके बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलम जी। फिरोज भाई ने अपनी बात रख दी है क्या? नहीं, अभी नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं केवल इतना कह के इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जब देश की विदेश नीति बन रही थी, उस समय जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी और उस समय दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी ने की थी। एक विदेश सचिव के तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किया था। हालांकि वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और श्रम विभाग के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किया था नियुक्त। दोनों का प्रभाव पूरी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर रहा है और वो हमको आगे भी दिखलाई पड़ता है। जब तिब्बत का सवाल आया तब डॉक्टर लोहिया ने उसको जो है तिब्बत की भ्रूण हत्या उन्होंने बताया और आपको जब चीनी आक्रमण हुआ तो भी उसके खिलाफ में उन्होंने देश को चेताया और वो उस समय पूर्वी सीएम वो गए भी, वहां पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई डॉक्टर लोहिया की। और उसके बाद में जो लगातार चला उसमें चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री रहे या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने जो चीन का जो थ्रेट पर्सपेक्टिव है स्ट्रेटेजिकली उसको बताने का काम किया। हम अभी ये देख रहे हैं कि जो सेंट्रल एशिया के अंदर एकमात्र जो सैनिक अड्डा था वहां पर भी और मॉरिशस में भी दोनों अड्डों को जो है हटाने की स्थिति बन गई और दोनों जगह पर एक तरीके से चाइना का वर्चस्व कायम हो गया। तो ये जो एक पूरा थ्रेट है वो कितना महत्वपूर्ण थ्रेट है। एक तरफ जो है एक ये भी एक सवाल है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि जो साम्राज्यवाद है अमेरिका का, यूरोप का, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे को चीन के साथ में एक अपना रिश्ता रखने की जरूरत है, अलायंस बनाने की जरूरत है और वो अलायंस कई स्तर के ऊपर दिखलाई भी पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि परिप्रेक्ष्य में हम ये देख रहे हैं कि ये सरकार जो अपने आप को बहुत ताकतवर सरकार बताती है वो कितनी कमजोर साबित हुई है। 70,000 किलोमीटर का जो पूरा एक इलाका है उस इलाके को पूरे तरीके से एक तरीके से समर्पण करने का काम किया है। जो डैम्स वहां पर बन रहे हैं उसको लेकर के आसाम में बहुत सारे आंदोलन लगातार चलते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार एक तरीके का मौन वहां पर बनाए रखती है। तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ में बहुत कुछ चाइना करता है और भारत सरकार जो है उसके अंदर बहुत कुछ करती हुई दिखलाई नहीं पड़ती है, बहुत हेल्पलेस दिखलाई वो पड़ती है। तो मैं चाहूंगा तिवारी जी, इस समय देश में इस बात को लेकर के बहुत चिंता है कि हमारा पड़ोसी देश अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। हमें अरुणाचल के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक देशभक्त नागरिक के नाते चीन की इन हरकतों के बारे में पिछले 2 बरस में कई बार देश को, देश के शासकों को सावधान किया है। हमारे पड़ोसी
क्या करते हैं इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन अगर अनुचित करते हैं तो उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी देश अपनी सीमाओं पर समझौता नहीं कर सकता। छोटा देश नेपाल, बर्मा, भूटान, वो भी अपनी सीमाओं को लेकर के बहुत सतर्क रहता है। हमें इस बात की बहुत चिंता है कि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हर हालत में अपने बगल के पड़ोसी महाबली चीन को खुश रखना चाहते हैं। गलवान घाटी में जब चीन ने खुद स्वीकार किया तो उसके सैनिकों ने हमारी सीमा में आकर के हमारे कुछ सैनिकों को शहीद किया। तब भी हमने कहा कि हमारे यहाँ न कोई आया है ना आएगा। झूठ बोलने से देश बचता नहीं है। झूठ बोलने से आपकी इज्जत जाती है, आपकी प्रतिष्ठा जाती है, आपका शासन कमजोर होता है, आपका इकबाल खत्म होता है। सच बोलिएगा, देश आपके साथ खड़ा होगा। झूठ बोलिएगा, देश हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने वाले का तो मुकाबला करेगा ही, आपको भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे शासक पिछले कुछ वर्षों से नए नए हुकूमत चला रहे हैं, उनको जवाहरलाल नेहरू सबक लेना चाहिए। जब चीन की सेनाएं असम को लेने के लिए तैयार हो गई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने देश को विश्वास में लिया और कहा कि हमसे भूल हो गई। आप जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा देशभक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात को बता नहीं रहे हैं कि अरुणाचल के बारे में हमारा पड़ोसी देश चीन गलत निगाह रखता है। हमारे से पड़ोसी देश चीन ने कश्मीर में भी कई सौ वर्ग मील जमीन पाकिस्तान के हुकूमत के चलाने वालों की मदद से कब्जा कर लिया। हम भारत तिब्बत मैत्री संघ की तरफ से और जो लोहिया जयप्रकाश की बनाई परंपरा उसकी तरफ से ये कहना चाहते हैं, ये घटना हमारे लिए बहुत अपमानजनक है और हमारे नेताओं ने एक रास्ता बनाया है, हम उस रास्ते पर ही चलेंगे। हिमालय बचाएंगे, देश बचाएंगे। धन्यवाद।